इतनी बड़ी धोखेबाजी, दामियार ने इतनी बड़ी सच्चाई हमसे छुपाई। ये कोई छोटी सी बात नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर सके। तुम लोगों ने इज़ा को समझाया क्यों नहीं? बाबा परेशानी से उनसे पूछ रहे थे। उन लोगों ने किसी से कुछ नहीं छुपाया था। घर आते ही सब कुछ सबके सामने रख दिया था। बाबा इज़ा को उसने कस्मों और वादों में बांध रखा है। वो इज़ा से बहुत पहले वादे ले चुका है कि उसके पुराने गुनाहों की सज़ा इज़ा उसे नहीं देगी। उसकी पुरानी गलतियों को माफ़ कर चुकी है वो। यकीनन इज़ा को ये अंदाज़ा नहीं था कि उसकी गलतियाँ इस तरह की भी हो सकती हैं। वो परेशानी से बता रहा था, गलती नहीं बारिक, ये कोई छोटी सी बात नहीं है जिसे हम नज़रअंदाज कर सकें। अब क्या मेरी बेटी उसकी नाजायज़ औलादें पालेगी? बाबा के गुस्से की कोई इंतहा न थी। आज तक उन लोगों ने बाबा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था। हमें कुछ नहीं पता बाबा, लेकिन जो इज़ा का फैसला है उसका हम क्या करें? इज़ा उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो उसे धमकियां भी दे रहा था, बारीक उलझा हुआ उन्हें बता रहा था। लेकिन अब हम ये सब कुछ उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं होने देंगे। उसे इज़ा को छोड़ना होगा। अगर उसने आसानी से इज़ा को नहीं छोड़ा तो हम उसकी नाजायज़ बेटी को मीडिया में लेकर आएंगे। और यकीन करो, दामियार शाह ये सब कुछ मीडिया में नहीं आने देगा। ज़रान ने यकीन से कहा। लेकिन कुछ भी करने से पहले इज़ा को एतमाद में लेना होगा। अगर इज़ा ही उसे किसी हालत में छोड़ने को तैयार नहीं है तो दामियार को किसी चीज़ का डर नहीं होगा। दामियार के खिलाफ सब कुछ इज़ा के सामने लाओ। उसकी एक एक गलती को इज़ा के सामने बयान करो कि खुद मजबूर हो जाए उसे छोड़ने के लिए। अगर ये मामला इज़ा की तलाक तक ख़त्म होता है तो हम दामियार शाह से कोई ताल्लुक़ नहीं रखेंगे। हमें सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बेटी से मतलब है। बाबा उन्हें देखते हुए बोल रहे थे, जबकि अम्मी परेशानी से उन्हें सुन रही थी। इस दफ़ा वो कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि अब वो भी इस मामले को ख़त्म करना चाहती थी। अपने शोहर की नाजायज़ औलाद बर्दाश्त करना किसी भी औरत के बस से बाहर है। और उनकी बेटी कितनी ही बहादुर से सारी ज़िंदगी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। दामियार ने अगर गुनाहों से तौबा कर भी ली थी तो भी उसके गुनाह सारी ज़िंदगी उसके रास्ते में आने वाले थे। और इतनी बर्दाश्त उनमें भी नहीं थी कि अब वो इज़ा को अपना घर बसाने के लिए कहती। अब पानी सर से ऊपर जा चुका था। इज़ा ठीक कहती थी, दामियार शाह उसके काबिल नहीं था। वो दामियार शाह जैसा इंसान डिज़र्व नहीं करती थी। घर में उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी। हर कोई इज़ा की परेशानी में परेशान था। अरूज को समझ नहीं आ रहा था कि उसे एहसन के बारे में शहीर को कुछ बताना चाहिए या नहीं। शहीर उस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान था और परेशानी की वजह भी बहुत बड़ी थी। उसकी बहन की सारी ज़िंदगी दांव पर लगी थी और अब उसे ऐसे में वो शहीर को अपनी परेशानियों में नहीं उलझाना चाहती थी। हाँ, ये सच था कि उसे सब कुछ बताना चाहती थी, लेकिन शहीर परेशान था। वो उसे मज़ीद परेशान नहीं करना चाहती थी। और अगर वो उसे कुछ ना बताती तो एहसन को किस तरह हैंडल करती। डॉक्टर घर आए थे बाबा को चेक करने के लिए। उनका बीपी, उनका प्रॉपर चेकअप किया था। अभी फ़िलहाल वो खुलकर बात नहीं करते थे, लेकिन जिस तरह वो बात करने की कोशिश कर रहे थे, डॉक्टर का कहना था मुमकिन है बहुत जल्द बात करने लगे। और शहीर जिस तरह से उनका ख्याल रख रहा था, ऐसा महसूस ही नहीं होता था कि वो उनका दामाद है। वो बिल्कुल बेटे की तरह उनके साथ साथ था। उसे शहीर की बातों पर यकीन आने लगा। यकीनन अपने भाई और भाभी का लालच देखते हुए बाबा ने शहीर को ऐसा करने के लिए कहा होगा। हाँ, एक मजबूर बाप अपनी बेटी के लिए कुछ भी कर सकता है, और शहीर एक अच्छी चॉइस था उनकी बेटी के लिए। वो उनकी बेटी से शादी करने को तैयार था, सिर्फ इसलिए ताकि वो उसके किरदार की गवाही दे सके। एहसन के वालिदैन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, उसके किरदार को दागदार किया था। उसके बाद भी वो उससे शादी के लिए तैयार हो गया था, इसीलिए बाबा ने उसका यकीन किया था। उसे अपनी बेटी की जिम्मेदारी दी थी, जो उसने बहुत अच्छे तरीके से निभाई थी। लेकिन काश वो खुद भी अपनी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा पाती। उसने शहीर को बहुत तंग किया था और अब खुद ही एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुकी थी। उसे फ़ोन पर आती एहसन की कॉल पर वो परेशान हो रही थी। एहसन बार बार उसे मैसेज कर रहा था कि जल्दी से जल्दी पैसों का इंतज़ाम करो और पैसे मुझे दो, मैं तुम्हारा उस जगह इंतज़ार करूँगा। कल वो उसे लोकेशन भी सेंड कर चुका था और उसका कहना था कि कल दोपहर 12 बजे वो पैसे लेकर उसके पास पहुँच जाए। अगर वो नहीं गई तो उसका अंजाम वो जानती थी, लेकिन वो क्या कर सकती थी? उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। शहीर से वो पैसे लेकर नहीं दे सकती थी और बारीक बार बार उसे पैसे देने वाला नहीं था। अब वो कहाँ से करती इतनी बड़ी रकम का इंतज़ाम? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बहुत परेशान थी वो। उसके सोने के बाद वो अपने कमरे में ऊपर इज़ा के पास आया तो इज़ा बेड पर बैठी थी। उसे एक नज़र देखती वो चेहरा फेर गई। वो मुस्कुराते हुए उसके बिल्कुल साथ आकर बैठा। वो उसके इतने नज़दीक बैठा कि इज़ा उठ नहीं सकती थी, जबकि आहिस्ता से उसका अपना हाथ उसकी कमर के गिर्द हाइल करता उसे खींचकर अपने करीब कर चुका था। चेहरे पर वही दिलकश मुस्कुराहट थी। छोड़ो दामियार शाह मुझे। तुम्हें पता है, मुझे यकीन था कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। मुझे तुमसे मोहब्बत है, क्योंकि तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, और मोहब्बत अच्छी चीज़ नहीं होती। वो उसके नाजुक रुखसार पर अपने लब रखते हुए बोला था।
मुझे पता था कि मुझे छोड़कर जाना तुम्हारे बस में नहीं है। हाँ, क्योंकि आप जानते थे कि मैं अपनी कस्में नहीं तोड़ती और मैंने कसम खाई थी कि शादी से पहले आपने जो भी किया उस पर मैं आपको मौका दूंगी। लेकिन ये सब कुछ क्या है दामियार, मुझे समझ नहीं आ रहा। यकीनन उसका इशारा उस लड़के की तरफ से था। वो मेरी बेटी है ईज़ा। वो इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करना चाहता था। 18 साल की बेटी है आपकी। एक बच्चे का खून 100% ना अपने बाप से मिलता है और ना ही अपनी माँ से, बल्कि वो दोनों के साथ कुछ हद तक मैच करता है। खून की 100% मैचिंग, खून का 100% मैच होना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। जैसे मुझे सिर्फ ज़बर भाई का खून लगता है और उनके साथ मेरा खून 78% मैच करता है और बाकी किसी के साथ तो मैच ही नहीं करता। तो अगर वो आपकी बेटी है तो आपका ब्लड उससे 100% मैच कैसे कर सकता है? वो आपकी बेटी नहीं हो सकती। और वैसे भी आपने नीचे उसकी उम्र 18 साल बताई, तो वो आपकी बेटी तो है ही नहीं। 10 साल की उम्र में बाप तो बनने से रहे आप। वो तुम्हें 18 साल की लगती है? उसने मुस्कुराते हुए सवाल किया। वो बीमार है और इस तरह की बीमारी का शिकार बच्चे ऐसे ही होते हैं। अच्छा, तो मेरी जान जासूसियाँ कर रही थी। लुत्फ़अंदोज़ हुआ था वो उसके अंदाज़ पर। दामियार, वो आपकी बेटी नहीं है ना? वो उसकी बात काटते हुए बोली। अपने दिल को बहला रही हो? वो उसकी बात काटते बड़े दिल फरेब अंदाज में बोला तो ईज़ा ने घूर कर उसे देखा। मैथमेटिक्स अच्छी है। सॉरी मैथ्स नहीं, ये तो बायोलॉजी है। ये भी अच्छी है तुम्हारी। मैं इतना लाइक स्टूडेंट नहीं था। बहुत लंबा सफ़र तय करके आया हूँ, थक चुका हूँ, अब आराम करना चाहता हूँ। तुम्हारी बाहें मैसर होंगी क्या? वो इजाज़त तलब अंदाज में बोला तो ईज़ा ने धक्का देकर उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, लेकिन वो उसको साथ लगाए हिसार मजबूत कर गया था कि वो झटपटा तक ना सकी। इस वक्त मुझसे सवाल जवाब करने की बजाय वो बातें करो जो मुझे सुकून पहुँचाएँ। वो उसे खुद से नज़दीक करते हुए बोला। उसके इतना पास करने पर ईज़ा ने घूर कर उसे देखा, लेकिन शायद दामियार शाह को उसका इस तरह से घूरना मज़ा दे रहा था। दामियार दामियार ने उसकी घूरी का लुत्फ़ लेते उसे खींचकर अपने मज़ीद करीब करते साथ उसके बालों को खोला था। तुम्हारा इस तरह से मुझसे गुरेज करना मुझे तुम्हारा दीवाना करता है। अगर तुम सारी रात इसी तरह झपटना चाहो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, बल्कि मेरे लिए यह रात और भी हसीन होगी। तुम्हारे साथ गुजरा एक एक लम्हा मेरे लिए बहुत दिलकश है। वैसे अब तुम यूं क्यों कर रही हो, मुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी मर्जी से आई हो, अपने भाइयों को छोड़कर मेरे पास। तुमने मुझे कबूल किया मेरी हर खता के साथ, तो अब इस तरह की मज़ाहमत की कोई तुक नहीं बनती। वो आंखों में शरारत लिए बोला था, जबकि उसकी इस तरह से अकीदत से अपनी आंखें उसे चूमते देखकर वो हरकत नहीं कर पाई। फजर की अजानें होने में थोड़ा सा वक्त बाकी था। दोनों जाग रहे थे। इज़ा दूसरी तरफ करवट लिए घड़ी को देख रही थी जो नीम अंधेरे में उसे वक्त दिखा रही थी। उसने पलट कर देखा तो दामियार छत की तरफ देखता न जाने कौन सी सोचों में मसरूफ़ था। उसके सीने पर पट्टी बंधी हुई थी, अब तक वहीं थी। उसका जख्म अब काफ़ी बेहतर था, लेकिन फिर भी उसे एहतियात की ज़रूरत थी जो वो बिल्कुल नहीं करता था। दामियार, उसने उसकी तरफ करवट लेते उसे पुकारा तो दामियार ने अगले ही लम्हे गर्दन फेर कर उसे देखा जो उसकी तरफ करवट ले चुकी थी। मुझे बताएं कि वो लड़की कौन है दामियार? आप मुझ पर यकीन कर सकते हैं। क्या वो आपके बाबा की? वो मेरी बेटी है ईज़ा, और बस उसकी यही हकीकत है और इसी हकीकत के साथ उसे कबूल करो। वो आंखें बंद कर गया। वो मज़ीद इस मौजू पर कोई बात नहीं करना चाहता था, लेकिन दामियार बस और कुछ नहीं। वो अपने लबों पर उंगली रखता उसे खामोश कर गया। अब की दफ़ा ईज़ा ने भी आगे से कुछ नहीं कहा, बल्कि अजानों की आवाज़ सुनते ही वो उसके करीब से उठ गई। उसने एक नज़र उसे उठते हुए देखा। मुझे 10 बजे के पास उठा देना, मुझे अस्पताल जाना। उसने उसे देखा था। ईज़ा ने मुड़कर उसे देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। वो जानती थी कि उसे अस्पताल क्यों जाना है, इसलिए उसे मुड़कर कोई सवाल नहीं किया। वो फ्रेश होकर बाहर आई तो दामियार गहरी नींद में उतर चुका था। जाए नमाज बिछाते वो नमाज की नीयत से खड़ी थी। इतना तो वो समझ चुकी थी कि इस मामले में दामियार का कोई कसूर नहीं। कुछ तो था जिसे वो छुपा रहा था। शायद वो अपने बाप की गलती को छुपा रहा था। खैर जो कुछ भी था उस बारे में वो सब कुछ जानता था। अगर चाहता तो उसे इतमाद में लेकर उसे सब कुछ बता सकता था, लेकिन अब तक वो उस पर अपना कोई राज नहीं खोल रहा था और ये चीज़ उसको हर्ट कर रही थी। दामियार उठे, 10 बज चुके हैं। आपकी बेटी अब तक बाहर नहीं आई। मैंने उसके लिए नाश्ता भेज दिया था ज़ीनत बीबी के हाथ, और उसने लेकर दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। उसके बाद ज़ीनत बीबी उसे बाहर बुलाने के लिए भी गई, लेकिन उसने कहा उसकी तबीयत ठीक नहीं। वो उसे जगाने के बाद अब आईने के सामने खड़ी अपने बाल बना रही थी। ब्लू कलर की लॉन्ग फ्रॉक में वो बेहद हसीन लग रही थी, लेकिन उसकी तैयारी बता रही थी वो कहीं जा रही है। तुम कहाँ जा रही हो? उसने उसकी तरफ देखते हुए सवाल किया।
इज़ा, मैं तुम्हें अपने साथ अस्पताल लेकर नहीं जाऊंगा। वो जैसे इस मामले से पूरी तरह उसे अलग रखना चाहता था और उसकी तैयारी देखकर यही लग रहा था शायद वो उसके साथ अस्पताल आ रही है। मैं आपके साथ आ भी नहीं रही मिस्टर दामियार शाह, बेफिक्र रहें। मैं अपने भाई से मिलने घर जा रही हूँ। आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। आप नहीं चाहते ना मैं आपके मामलात में बोलूँ? फ़िक्र मत कीजिए, आपके इस मामले में मैं कुछ नहीं बोलूँगी। आप मुझे इस मामले से अलग रखना चाहते हैं तो मैं अलग ही रहूँ। ना मेरा आपकी बेटी से कोई लेना देना है और ना ही अस्पताल ले जाने से। वो फ़ौरन ही उसकी गलतफहमी दूर करते हुए बोली, जबकि दामियार उसकी पूरी बात सुनता गर्दन हाँ में हिलाता उठकर उसके पास आया। वेरी गुड मेरी जान, मुझे खुशी है इस बात की कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम कहीं और जाओगी तो मैं इतराज़ नहीं उठाऊंगा, बल्कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि तुम अपने घर जाओगी और अब मैं इतराज़ नहीं उठाऊंगा। वो लोग तुम्हें मुझसे दूर करना चाहते हैं। तुम्हारे दिमाग में मेरे खिलाफ बातें भर रहे हैं। तुम बहुत मासूम हो इज़ा, जल्दी बातों में आ जाती हो, इसलिए बेहतर है कि उन लोगों से दूर रहो। क्या मतलब है आपका? आप मुझे मेरे ही घर पर जाने से रोक रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं मुझ पर। वो उसकी बात काटते हुए बोली, हाँ शायद आसान लफ्ज़ों में यही मतलब था उसकी बातों का। मैं सिर्फ तुम्हें हर उस इंसान से दूर रखना चाहता हूँ जो तुम्हें मुझसे दूर करने की कोशिश करे। आई लव यू सो मच इज़ा, मैं तुम में और अपने आप में किसी तीसरे को नहीं आने दूंगा। बेशक अब वो तीसरा तुम्हारी फैमिली का ही कोई मेंबर क्यों ना हो या फिर बाहर का, हमारे बीच कोई नहीं आएगा। वो उसके बाल कान के पीछे उड़सते हुए बोला, जबकि इज़ा हैरत से उसे देख रही थी। मैं जाऊंगी दामियार, इस मामले में आप मुझ पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं कर सकते। वो उसकी आंखों में देखते बोली, कर सकता हूँ मेरी जान, मैं तुम्हारा शोहर हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वो लोग हमारे दुश्मन हैं और दुश्मनों में ज़्यादा उठना बैठना नहीं होता। मुबशिर और जीनत भी घर पर ही हैं, उनकी बात मानना, घर से बाहर मत जाना। वो उसके माथे पर एक लम्स बखेरता फ्रेश होने जा चुका था, जबकि हिज़ा हैरत की तस्वीर बनी उसकी बातों को समझने की कोशिश में ही हलकान हो रही थी। अभी तक दामियार तैयार होकर नीचे आया तो अम्मारा अब तक अपने कमरे में थी। उसने दरवाजे पर हल्की सी दस्तक दी। कौन है? उसने अंदर से सवाल किया। दामियार शाह। दामियार को ज़िंदगी में पहली दफ़ा अपने घर में अपना तारुफ करवाते कुछ अजीब लगा, लेकिन उसके लबों पर बड़ी खूबसूरत मुस्कुराहट थी। जब थोड़ी देर बाद उसे दरवाज़ा खुलता महसूस हुआ। शुक्र है दामी, तुम आ गए। कहाँ चले गए थे तुम मुझे छोड़कर? उसकी तरफ देखते उससे सवाल कर रही थी। मैं यहीं था, मुझे कहाँ जाना है? लेकिन तुमने ये दरवाज़ा क्यों लॉक किया हुआ है, अब वो भी अपने कमरे का? दामियार कमरे के अंदर दाखिल होते उससे सवाल करने लगा। वो बार बार कोई ना कोई आ रहा है, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। तुम्हें बुरा लगा मेरा दरवाज़ा बंद करना? वो उसकी तरफ देखते हुए पूछने लगी तो दामियार हल्का सा मुस्कुराया। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मुझे क्यों बुरा लगेगा? अच्छा हुआ तुमने दरवाज़ा बंद कर रखा है। तुम चेंज कर लो, तुम्हारे कपड़े आ चुके हैं, फिर तुम्हें अस्पताल लेकर चलना। कुछ दिनों में इंशाल्लाह तुम्हारा इलाज शुरू हो जाएगा। वो मुस्कुराते हुए से देख कर कहने लगा, तुमने मेरे लिए कपड़े मंगवाए? कहाँ हैं मेरे कपड़े, मुझे दिखाओ। वो खुशी खुशी उससे पूछने लगी तो दामियार ने हाँ में सर हिलाते नौकर को आवाज़ दी। अगले ही लम्हे नौकर उसके सामने हाजिर था। अम्मारा के कपड़े ऑर्डर किए थे ना, वो आ गए? उसने उसकी तरफ देखते पूछा तो वो हाँ में सर हिलाता फ़ौरन कमरे से निकलता कपड़ों के साथ अंदर दाखिल हुआ था। वाह, ये सारे मेरे कपड़े हैं? वो कपड़ों का ढेर देखते हुए उससे पूछने लगी। दामियार ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिला। ये सब कुछ उसने उसी के लिए तो ऑर्डर किया था। हाँ बिल्कुल, ये सब कुछ तुम्हारा है, जो पसंद आता है पहन लो। उसने उसके सामने बेड पर कपड़ों का ढेर लगा दिया, जबकि अब वो खुशी खुशी अपनी पसंद के कपड़े निकाल रही थी। जबकि दामियार उसे अपनी पसंद के कपड़े निकालते देख कमरे से बाहर निकल आया।